होकर ये जो 3 CRO बॉन्ड दिख रहा है ना, ये जो 3 CRO बॉन्ड दिख रहा है और ये जो 3 CRO बॉन्ड दिख रहा है ये इक्वल लेंथ का है। मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट में 6 CRO बॉन्ड इक्वल लेंथ का है ड्यू टू रेजोनेंस। ये ध्यान रखना, ये CRO बॉन्ड और ये CRO बॉन्ड इक्वल लेंथ का नहीं है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब इस स्ट्रक्चर में टोटल 8 CRO बॉन्ड है, उसमें से 6 CRO बॉन्ड इक्वल लेंथ का है और 2 CRO बॉन्ड इक्वल लेंथ का नहीं है क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा करते हैं। बट ये पोटासियम क्रोमेट में देखोगे ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसका कलर ध्यान रखिएगा, येलो कलर, और येलो कलर इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये ऑरेंज कलर का होता है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो इसी लिखा गया लास्ट पॉइंट देखो, 6 CRO बॉन्ड आर आइडेंटिकल्स। और पोटासियम क्रोमेट में ऑल CRO बॉन्ड आर ऑफ इक्वल लेंथ ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब इसमें पोटासियम क्रोमेट में 4 CRO बॉन्ड है, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। बट इसमें पोटासियम डाइक्रोमेट में इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, ओनली 6 CRO बॉन्ड आर ऑफ इक्वल लेंथ। आगे बढ़ते हैं। इसका हीटिंग इफेक्ट मैं पहले भी बता दिया था। पोटासियम परमैंगनेट का भी हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, डाइक्रोमेट का भी हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्सीजन गैस मिलता है, उसमें भी ऑक्सीजन गैस मिलता था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पोटासियम क्रोमेट बनता है, फिर Cr2O3 ग्रीन कलर का Cr2O3 बनता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। अमोनियम डाइक्रोमेट का यहाँ से फिर से लिखा गया है, बार बार बोलता हूँ, अमोनियम कंपाउंड का हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जैसे KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, K2Cr2O7 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर क्या है, इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। जैसे आपको याद हो, पोटासियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता था। आपको पता है कि पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम क्रोमेट ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। एसिडिक मीडियम में अगर आपको याद हो, एसिडिक मीडियम में कौन डोमिनेटिंग होता है बताओ? पोटासियम डाइक्रोमेट डोमिनेटिंग होता है, और पोटासियम क्रोमेट इज डोमिनेटिंग इन बेसिक मीडियम। और इसके लिए आपको याद करने के लिए ABCD भी टेक्निक्स बताया गया था। ABCD इसको ऐसे मैच कर दीजिए, डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम और क्रोमेट बेसिक मीडियम। चलो तो यहाँ पर यही चीज लिखा गया है कि क्या, ऑक्सीडाइजिंग मीडियम जनरली डाइल्यूट H2SO4 यूज एज एसिड। जैसे अगर आपको याद हो, पोटासियम परमैंगनेट में भी एसिडिक मीडियम के तौर पर H2SO4 को यूज किया जाता था, क्योंकि H2SO4 के पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम होता है। डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा होता है, तो इसलिए हम H2SO4 को यूज करते हैं। HCl को हम कभी भी यूज नहीं करते थे। याद है HCl को क्यों यूज नहीं किया जाता है एज एसिडिक मीडियम्स? अगर हम टाइट्रेशन कराना हो, रिएक्शन करवाना हो, तो हम HCl को कभी भी हम एसिडिक मीडियम के तौर पर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ये जो KMnO4 है या K2Cr2O7 है, ये HCl में क्लोराइड आयन को क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम HCl को एसिडिक मीडियम के तौर पर यूज नहीं करते हैं, H2SO4 को यूज करते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। इटसेल्फ क्या होता है, Cr3+ ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, Cr3+ का कलर ग्रीन होता है, Cr3+ का ग्रीन होता है, क्योंकि अभी ऊपर भी आया था, देख रहे हो यहाँ पर Cr3+ ग्रीन कलर। तो ये सब कुछ कलर याद रखो। देखो ये आपका ऑरेंज कलर है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम में, Cr3+ में जाएगा, ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाएगा। जैसे एक रिएक्शन यहाँ पर देखो लिखा गया है, एसिडिक मीडियम में H2SO4 यहाँ पर लिया गया है, H2SO4 एसिडिक मीडियम, ये K2Cr2O7 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप करेगा। कैसे रिएक्शन को बैलेंस करोगे, कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करना है? तो हम जानते हैं
ये जानते हैं क्या होता है, Cr3+ में कन्वर्ट होता है। मीडियम का हमेशा एनायंस लो और और मतलब ये Cr3+ के साथ कंबाइन दो, एक कंपाउंड तो ये फिक्स हो गया। ये पोटासियम मीडियम का आनायंस लेकर K2SO4 बना लेगा और साथ ही साथ पानी तो मिलेगा ही। तो इसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं देख लीजिए। जब हम जानते हैं कि ये K2SO4 बनेगा, Cr2SO4 होल 3 बनेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड देख रहे हो तीन तीन सल्फेट आयन है, और सल्फेट आयन का सोर्स कौन है, के H2SO4। तो यहाँ पर 3 सल्फेट आयन है, यहाँ सॉरी 4 है, टोटल चार है, इसलिए यहाँ पर 4H2SO4 कर दिए। और फिर अगर 4H2SO4 कर दिए तो मैं ये बता रहा था कि ये जो पोटासियम परमैंगनेट है इसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ये एसिडिक मीडियम से, ये क्या एसिडिक मीडियम बता रहा है, एसिडिक मीडियम कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप करेगा। कैसे प्रोडक्ट बनाना है हमको पता है कि एसिडिक मीडियम और K2SO4 होल 3 बना दो। पोटासियम है, ये भी मीडियम का आनायंस लेकर K2SO4 बना लेगा। सल्फेट आयन, ये जो इधर 4 सल्फेट आयन दिख रहा है, ये सल्फेट आयन का सोर्स H2SO4 है, तो इसलिए यहाँ पर 4 सल्फेट आयन है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसके बाद देखो इधर इधर टोटल 7 ऑक्सीजन है, या पहले हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन है, तो 4 वाटर्स। ऑक्सीजन आयन इधर 7 है, सल्फेट वाला कभी ऑक्सीजन काउंट मत कीजिए। यहाँ पर देखिए 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन में 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 नेसेंट ऑक्सीजन होगा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन होगा। तो ये एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंसिंग करते हैं तो ये देख लिया। आप चाहो तो स्केलेटन फॉर्म में भी कर सकते हो, ये देखो स्केलेटन फॉर्म है,
ये डाइक्रोमेट आयंस Cr3+ में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर क्रोमियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करो, क्रोमियम यहाँ पर हो गया, क्रोमियम बैलेंस। फिर इधर देखो, इधर 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है तो 7 वाटर देना पड़ेगा। टोटल इधर देखोगे 14 हाइड्रोजन है तो इधर 14 H देना पड़ेगा। अब चार्ज बैलेंस करो, चार्ज बैलेंस करोगे इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इधर टोटल 6 यूनिट्स प्लस 6 यूनिट चार्ज है। लेफ्ट हैंड साइड देखोगे 14 में से -2 मीन्स 12 यूनिट, मीन्स प्लस 12 यूनिट है तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन सही है, 6 यूनिट। और ये 14 ये 12 प्लस 12 यूनिट, प्लस 12, हाँ सही तो है, प्लस 12 यूनिट। अगर +6 इधर है, +6 है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी +6 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी जाकर ओवरऑल +6 डेवलप होगा। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ, ये स्केलेटन फॉर्म, ये आप इस फॉर्म में आपको नेसेंट ऑक्सीजन दिखेगा। तो दोनों फॉर्म में बैलेंसिंग यहाँ पर बता दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर से क्या होगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा, Cr होगा। सामने वाला H2 में, SO2 को SO3 में, अस को इक में, हाइट को 8 में, हाईलाइट 2 में, कभी भी यहाँ पर F- को ये तो यही बताया जा रहा था, आइट को 8 में बदलता है, हाईलाइट को X2 में बदलता है। डाई ये क्या है, C2O4, दिस वन इज डाई, इसको ऑक्सलेट आयन बोलते हैं। ऑक्सलेट आयन को CO2 में बदलता है। इथानल को एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को O2 में। यहाँ पर अगर फेरस ऑक्सलेट है तो Fe2+ को Fe3+ में, और यहाँ पर ऑक्सलेट आयन को CO2 में बदलेगा। अगर यहाँ पर Fe+2 में है तो इसको Fe+3 में कन्वर्ट करेगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन टेबुलर फॉर्म में ध्यान रखिएगा। अगर ओजोन आया तो ओजोन आपको ध्यान रखना, ओजोन के प्रेजेंस में K2Cr2O7 का रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको अगर याद हो तो मैं बताया था, ओजोन इज द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू K2Cr2O7 और या KMnO4 से वो तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए रिएक्शन ही नहीं होगा। अब ये टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। पहला टेस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टेस्ट दैट वन इज टेस्ट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब आपको अगर याद हो तो मैं जब हाइड्रोजन फैमिली बता रहा था तो वहां पर बताया था Cl- का टेस्ट,
टेस्ट, Cl माइनस का टेस्ट करना है, उसके लिए हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले ये पोटासियम डाइक्रोमेट NaCl का रिएक्शन करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4। क्या होगा? क्रोमाइल क्लोराइड होता है। एक चीज क्रोमाइल आयन किसको बोलते हैं? क्रोमाइल आयन नथिंग बट CrO2 इसको क्रोमाइल आयन बोलते हैं, क्रोमाइल आयन। तो ये क्या बनाया? क्रोमाइल आयन। ये रेडिश ब्राउन वेपर, ये ध्यान रखना, रेडिश जब जब पोटासियम डाइक्रोमेट NaCl इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम रिएक्शंस करता है तो रेडिश ब्राउन वेपर्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो रेडिश ब्राउन वेपर्स का क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है। प्लस यहाँ पर देखो, पोटासियम क्या करेगा? मीडियम का सल्फेट लेकर K2SO4 बना लेगा, सोडियम मीडियम का सल्फेट लेकर Na2SO4 बना लेगा, और पानी। ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, आप इजिली बैलेंस कर सकते हो। सेकेंड, ये ऐसा नहीं है कि आपको रेडिश ब्राउन वेपर मिला तो आप कह दिए क्लोराइड आयन है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? आपको 3 स्टेप करना पड़ेगा। अगर आपको क्लोराइड आयन को टेस्ट करना है ये तो 3 स्टेप करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप, अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड को NaH बेस से रिएक्ट कराओगे तो येलो सॉल्यूशंस मिलता है डाइक्रोमेट का। अगर आपको याद हो, डाइक्रोमेट मिलता है, डाइक्रोमेट इज ऑफ येलो कलर, डाइक्रोमेट मिलता है। ये क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है? डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर प्लस क्या होगा? जो भी आपका NaCl और वाटर मिलेगा ही। थर्ड स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रेडिश ब्राउन वेपर का मिलना। सेकेंड स्टेप, अगर NaOH से रिएक्शंस कराओगे तो येलो सॉल्यूशंस मिलेगा। थर्ड स्टेप है आपको येलो PPT मिलेगा। अगर आप इसको लेड एसीटेट से अगर पास कराओगे तो आपको एक येलो PPT मिलेगा। किसका येलो PPT मिलेगा? PbCrO4 का येलो PPT मिलेगा। तो ये रिएक्शंस क्या देख रहे हो? सिंपली आयंस का एक्सचेंज है, आयंस का एक्सचेंज हुआ यहाँ पर। ये डाइक्रोमेट आयन यहाँ पर Pb के साथ कंबाइन होकर एक येलो PPT बनाएगा, और ये क्या? सोडियम एसीटेट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेप है आपका क्लोराइड आयन का टेस्ट। फिर यहाँ पर नोट में क्या लिखा गया है? सच एज क्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा कि आप बोलोगे कि सभी क्लोराइड आयन, जिस कंपाउंड में क्लोराइड आयन है, क्या सभी कंपाउंड क्लोराइड आयन जिसके अंदर होगा ये टेस्ट देगा? तो बोलेंगे जी नहीं साहब, all compound containing chloride ion is not going to give this test। क्यों नहीं देता है? तो ये देख लीजिएगा, salt such as chloride of mercury, silver no give chromyl chloride because chloride of Ag and Hg are covalent in nature। ऐसा क्लोराइड जो आयनिक नेचर का होता है वही ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट। क्या होता है? एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट का रिएक्शंस अगर H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथानल कराओगे, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्यूशन या इथेरियल बोलते हैं, इथेरियल या ईथर सॉल्यूशंस गिव ए डीप ब्लू सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO5। तो यही रिएक्शन है। देखो, एसिडिक K2Cr2O7 का अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाओगे तो क्या होगा? एक ब्लू सॉल्यूशंस मिलता है, इसको ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें परॉक्सी बॉन्ड होते हैं, इसमें क्या होते हैं? परॉक्सी बॉन्ड होते हैं। ये एक बटरफ्लाई है। इसमें क्रोमियम का, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, अगर आप X मानकर करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +10 आएगा, जो कि पॉसिबल्स नहीं है। क्रोमियम मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसलिए ये प्रोडक्ट जो बनता है, ध्यान रख लीजिएगा, पोटासियम डाइक्रोमेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट कर एक ब्लू सॉल्यूशंस बनाता है, CrO5 का ब्लू कलर सॉल्यूशंस बनाता है। नेक्स्ट एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चे? देखो, जैसे
अगर मान लो कि ये ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट जो होता है मेनली, मान लो कि देखो जैसे ट्रैफिक है, तो आपका जो भी जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है तो बोलता है कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो उसको अगर मान लो कि कोई अगर शराब पिया है तो उसको टेस्ट करने के लिए ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है बेसिकली, वो जो ट्रैफिक पुलिस रहता है ना, उसके पास एक पोटासियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन रहता है, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन रहता है। और जो भी मान लो कि जो भी पर्सन वो बाइक हो जो भी चला रहा है, तो उसको क्या करेगा, बोलेगा, पर्सन को बोलेगा उसमें फूंक मारने के लिए, इस पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में फूंक मारने के लिए बोलेगा। अगर फूंक मारने वक्त क्या हो जाता है, फूंक मारने वक्त अगर वो अल्कोहल पिया रहेगा वो पर्सन, तो अल्कोहल क्या करेगा, पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कर कर क्या करेगा, वो जो ऑरेंज कलर होगा ना, ऑरेंज कलर विल गेट कन्वर्ट टू ग्रीन कलर। अगर ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया तो वो पर्सन दारू पिया है, वो पर्सन ड्रंक है। तो ये टेस्ट किया जाता है, इसीलिए बोलते हैं ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट। तो यही दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड था। अब कुछ इंपॉर्टेंट और एक जैसे ग्रीन विट्रॉल ब्लू विट्रॉल होता है, तो उसका भी 3-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अगर मैं बोलूंगा मेरे से पूछोगे तो पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए एक बार, देखने से कोई हानि नहीं होगा। तो इसको ब्लू विट्रॉल को, ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला होता है AbSO4.7 वाटर। इसको हरा कशिश बोलते हैं, हरा मतलब ग्रीन, हरा कशिश भी बोला जाता है। ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म होता है अगर आप आयरन का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करा दीजिएगा तो क्या करेगा, आयरन आयरन हाइड्रोजन को आयरन हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा, आयरन रिड्यूस कर देगा और खुद FeSO4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, दैट इज FeSO4.7 वाटर्स। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ये तो प्रिपरेशन टेक्निक्स हो गया इसका। रिएक्शन विद KCl, ये रिएक्शंस आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आएगा कि अगर FeSO4 का रिएक्शन KCl के साथ कराओगे तो पहले FeCN2 बनता है, का प्रेसिपिटेट बनता है। अगर आप एक्सेस ऑफ KCl पास कर दोगे तो ये क्या बनता है, ये सॉल्युबल्स हो जाता है, ये सॉल्युबल्स हो जाता है, ये सॉल्युबल्स हो जाता है, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ये सॉल्युबल हो जाता है। इसका हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, हीटिंग इफेक्ट देख लीजिए। ये पहले अगर हीट करोगे तो ये जो 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है ना, ये बाहर निकल जाएगा। अगर फर्दर हीट करोगे तो क्या होगा, इसी का 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या होता है, FeO और प्लस SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और हमको पता है SO3 जिसमें सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सामने वाला FeO को क्या करता है ना, ऑक्सीडाइज कर Fe2O3 में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली क्या होगा, SO3 इज ए सोर्स ऑफ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप किया। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, FeO को ऑक्सीडाइज कर Fe2O3 में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनल FeSO4 का हीटिंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा करते हैं, FeSO4 का हीटिंग करते हैं तो Fe2O3 मिलता है, ब्लैक सॉलिड मिलता है, साथ ही साथ 2 गैस मिलता है, SO2 और SO3। ध्यान रखिएगा, पहले हीटिंग किए तो 7 वाटर बाहर निकल गया, फर्दर हीटिंग किए तो Fe2O3 ब्लैक पीवीटी, ब्लैक, और साथ ही साथ आपको 2 गैसेस मिलेगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर SO2 का टेस्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट था ना, इसी तरह SO2 का भी टेस्ट है। अगर आपको, तो SO2 का हम 1-2 जगह बता चुके हैं। एक तो लाइम वाटर टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट है, अगर हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराएंगे तो आपको क्या मिल्कीनेस मिलेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर आप SO2 पास कर दोगे तो क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर्स हो जाएगा। तो एक दूसरा और होता है, ये भी जानते हैं कि इट डिस्चार्ज द पर्पल कलर ऑफ केमेनोफोर, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस आएगा, ये सॉरी, ये केमेनोफोर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा SO3 में, और खुद क्या हो जाएगा, पर्पल कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर ये कन्वर्ट ऑरेंज सॉल्यूशन K2Cr2 ये केमेनोफोर में सॉरी पर्पल कलर डिस्चार्ज कर देगा। K2Cr2O7 का भी क्या ये इसको भी डिस्चार्ज कर देगा। ब्लू विट्रॉल को पढ़िए एक बार आप ब्लू विट्रॉल को पढ़िए। यस सर, हो गया।
मैं ये बोल रहा था बच्चे, ये जो ब्लू विट्रॉल है ना, इसको हम हरा ब्लू कशिश भी बोलते हैं। ये जो कॉपर का रिएक्शंस ना, ये ध्यान रखिएगा, कॉपर को डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराओगे तो रिएक्शंस नहीं होगा। क्यों? रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है। चापा वाला मेटल याद करो, चापा वाला मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे लाया करते हैं। तो ये क्या करता है, इसीलिए रिएक्शंस नहीं हो रहा है। कॉपर H2SO4 में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। बट यहाँ पर देखोगे ना, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो इस प्रेजेंस में रिएक्शन हो जा रहा है, कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस वाटर मिल रहा है। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट H2SO4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या है, H+। और ये कॉपर क्या करता है, कॉपर H+ को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है पहला वाला रिएक्शन में। बट सेकेंड पहला वाला रिएक्शन उल्टा हो गया कि पहला वाला रिएक्शन में अगर आप देखोगे, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर सल्फेट आयन है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फेट आयन, देखो लिखा गया है यहाँ पर। डाइल्यूट H2SO4 के केस में H+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहला वाला रिएक्शन क्या कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट आयन को रिड्यूस कर SO2 में कन्वर्ट कर दे रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है Cu2+ में। बट सेकेंड वाला रिएक्शन ये जो कॉपर आयन है, कॉपर आयंस H+ को रिड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए रिएक्शंस नहीं हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है, बताओ? यस सर। हाँ, तो ये दूसरी बार बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। डाइल्यूट H2SO4 के केस में नो रिएक्शंस, बट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा, उस केस में ऑक्सीडाइजिंग सल्फेट आयन होगा, इसलिए रिएक्शंस होगा। और ये सल्फेट आयन क्या होगा, सल्फेट आयन SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 से +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखो, ये प्रिपरेशन मेथड है इसका। आगे ये भी देखो, इसका प्रॉपर्टीज में KCN के साथ रिएक्शंस, कॉपर सल्फेट KCN के साथ रिएक्ट कर कॉपर साइनाइड बनाता है। और ये कॉपर साइनाइड, ये सब जितना भी KCN के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कॉपर साइनाइड जो होता है, कॉपर साइनाइड, इसमें साइनाइड आयन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको पता है कि जैसे साइनाइड आयन को हम क्या बोलते हैं, जैसे इसको हम सूडो हाइड्रोजन से बोलते हैं, याद करो, CN साइनोजन गैस, CN2 या CN-। ये जो साइनोजन गैस या साइनाइड आयन है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो हाइड्रोजन या सूडो हाइलाइड। तो ये क्या करता है, और हम लोग जानते हैं कि हाइलाइड आयन आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये Cu2+ को क्या करता है, रिड्यूस करके Cu+ में कन्वर्ट कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है साइनोजन गैस में। तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर वही ओवरऑल रिएक्शन देखिएगा ना, ये जो क्यूपरस साइनाइड बना, क्यूपरस साइनाइड जो फॉर्म हुआ अभी थोड़ा देर पहले, जो पिछले वाला पेज में, वो फिर से क्या करता है, KCN के साथ रिएक्ट कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, K3CuCN4 का कॉम्प्लेक्स बनाता है। नेट रिएक्शन देखोगे बच्चे, तो ये नेट रिएक्शन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +1 है। ओवरऑल रिएक्शन है, साइनोजन गैस प्रोड्यूस होता है K2SO4। और हाँ, फिर ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जनरली फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ए नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, लिख दिया गया है। जैसे KCN के साथ रिएक्शन हुआ, Ki के साथ भी रिएक्शन देखिए, कॉपर सल्फेट Ki के साथ रिएक्ट कर पहले कॉपर आयोडाइड बनाता है। अब ये ध्यान रखना, ये जो आयोडाइड आयन है ना, आयोडाइड आयन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सामने वाला कॉपर +2 को +1 में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो यही नेट रिएक्शन हो जाएगा, नेट रिएक्शन। ये जो पहला वाला था उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया था, ये जो क्यूपरस साइनाइड बना, ये फिर से KCN के साथ रिएक्ट कर KCN के साथ रिएक्ट कर एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। बट इस केस में कॉम्प्लेक्स नहीं बना,
तो ये सब रिएक्शंस आप ध्यान रखिएगा, KI के साथ, KCN के साथ रिएक्शंस। उसके बाद और क्या है आगे देख लीजिए, हाइपो सॉल्यूशन, ये पहले भी हो गया था, एक बार और देख लीजिए। हाइपो सॉल्यूशंस, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशंस। पहले क्या करता है, ये जो कॉपर, ये जो आपका CuSO4 है, CuSO4 है, हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर कर ये सिंपली आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, कॉपर थायोसल्फेट बनाया, कॉपर, या हम लोग बोल सकते हैं क्यूपरिक थायोसल्फेट बनाया, क्यूपरिक थायोसल्फेट बनाया। और ये जो क्यूपरिक थायोसल्फेट है फिर से हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर कर, हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर कर ये Cu2SO2, इन दोनों में अंतर क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्यूपरिक थायोसल्फेट, और इसको क्या बोलेंगे, क्यूपरस थायोसल्फेट, क्यूपरस थायोसल्फेट बनाया। और ये जो क्यूपरस थायोसल्फेट है फिर से हाइपो सॉल्यूशन कर के साथ रिएक्ट कर कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम 4,6,5 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। 4,6,5 बोलने का मतलब है कि इसमें सोडियम 4 है, कॉपर 6 है, और ये थायोसल्फेट 5 है। इसको याद करने के लिए 4,6,5 कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये नेट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट का KCN के साथ रिएक्शंस, KI के साथ रिएक्शंस, हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस, ये तीनों ध्यान रखिए, ऐसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा KMnO4 और K2Cr2O7 इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी एक जगह और भी बताए थे कि कौन कौन सा आयंस, कौन कौन सा सब्सटेंस Cu क्यूपरिक आयन को क्यूपरस आयन में कन्वर्ट करता है, ये I-, साइनाइड, Cn- और थायोसल्फेट, यही तीन है जो Cu2+ को Cu+1 में कन्वर्ट करता है। एक बार और पहले भी ये बताए थे। अब एक और देखिए, यहाँ पर लून कॉस्टिक बोलते हैं, इसका प्रिपरेशन, सिल्वर का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड से करा दीजिएगा, AgNO3 NO और H2O बनेगा। और कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो NO2 बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो NO2 बनेगा। हम जानते हैं सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर के साथ नाइट्रेट का एक कंपाउंड बना दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड है, अब देखो डाइल्यूट था इसलिए +5 से +2 में चेंज आया, कॉन्सेंट्रेटेड है इसलिए ज्यादा, ये +5 से +4 में ही चेंज आया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों रिएक्शन देख लीजिएगा, दोनों से क्या बन रहा है, AgNO3 बन रहा है, दोनों से AgNO3 बन रहा है। अब ये हाइपो सॉल्यूशन के साथ सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हाइपो सॉल्यूशन के साथ, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको 312 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर एक कॉम्प्लेक्स बनाया था 4,6,5 का, इसी तरह पहले रिएक्शन AgNO3 के साथ रिएक्शन किया, पहले सिल्वर, क्या हम लोग इसको बोलेंगे, सिल्वर थायोसल्फेट बनाया, और सिल्वर थायोसल्फेट फिर से हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर एक 312 का कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मतलब सोडियम 3 होगा, सिल्वर 1 होगा और थायोसल्फेट 2 होगा, इसलिए 312 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे, नेट रिएक्शंस। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो Ag2SO सिल्वर थायोसल्फेट जो व्हाइट कलर का मिल रहा है आपको, व्हाइट कलर का मिल रहा है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या Ag2S का ब्लैक PPT मिलता है। ये जेई वगैरह एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब ये क्या बचता है, थोड़ा सा F ब्लॉक बचता है, F ब्लॉक तुरंत खत्म हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। F ब्लॉक देख लीजिए, जैसे हम लोग D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2f सबसेल में इंटर करता है। पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल्स, दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। इसमें 2 सीरीज होता है, 4f सीरीज, 5f सीरीज। 4f सीरीज को लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। लैंथेनाइड सीरीज आपका सीरियम से लेकर लुटेशियम तक होता है, हर एक सीरीज में 14 एलिमेंट लाया करता है।
मतलब वो टोटल एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट है। 5F सीरीज में एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, और इसको इसमें का थोरियम से लेकर लॉरेंथियम तक टोटल 14 एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 58 to 71 हम जानते हैं, 58 to 71। इसका पीरियड नंबर देखोगे 6 होता है। ग्रुप नंबर चाहे लेंथेनाइड सीरीज हो चाहे एक्टिनाइड सीरीज हो, ग्रुप नंबर हमेशा 3 होता है। और ये सब एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ग्रुप नंबर फिक्स होता है। लेंथेनाइड सीरीज हो या एक्टिनाइड सीरीज हो, ग्रुप नंबर फिक्स, दैट वन इज 3। पीरियड नंबर अगर लेंथेनाइड सीरीज है तो 6 पीरियड, एक्टिनाइड सीरीज है तो 7 पीरियड। अब ये लेंथेनाइड सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तो टोटल नाम लिख दिया है, उसको याद करने का टेक्निक्स भी लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पर एक बार मैं नाम पढ़ देता हूँ। सीरियम बोलते हैं, प्रोमोथियम बोलते हैं इसको, नियोडमियम बोलते हैं इसको, प्रोमोथियम। अच्छा, पीआर को पर्सिडोनियम, सॉरी, सीरियम, पर्सिडोनियम, नियोडमियम, पेम्ब्रेथियम, सैम्ब्रियम, अर्बियम, गैडोलोनियम, टर्बियम, डायस्प्रेसियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, एटर्बियम और लुटेशियम, ये सब कुछ एलिमेंट है। अगर उसको इस टेक्निक से याद रखिएगा, सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं, गदगद कब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहाँ बुला लूं, यहाँ बुला लूं। तो ये अगर टेक्निक याद रखोगे तो ये 14 एलिमेंट जो है आप याद कर लोगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खास करके ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है ना, ये जो गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम का बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो गैडोलिनियम में क्या होता है ना, इन जनरल अगर कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते 64 एलिमेंट नंबर का, तो क्या होता है, इसके पहले नोबल गैस देखिएगा तो कौन सा है, कौन सा नोबल गैस है 64 के पहले, 54 जेनॉन। हाँ, जेनॉन होगा, बिल्कुल जेनॉन होगा। फिर उसके बाद कहाँ से शुरू करेंगे, 6s से शुरू करते हैं, 6s, 6s2। फिर उसके बाद 4f, 4f कितना हो गया, ये 54, 56, 4f कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा ना, 4f 8, हाँ 8। देखो 54, 56, 56 प्लस 8 कितना हो गया, 64। ये 64 हो गया। ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे। इसमें क्या होता है, 4f का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 5d में जाता है, 5d में जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर देखो लिखा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 4f का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है 5d में। तो पूरे पूरे ये जो लेंथेनाइड सीरीज में 3 ऐसे एलिमेंट है जिसका D1 कॉन्फ़िगरेशन है। एक सीरियम है, सीरियम में भी यही काम हो रहा है। ये जो 4f का, इसमें देखोगे 4f2 होता, नॉर्मल लिखते तो 4f2 आता, तो 4f2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 5d1 में जाता है बच्चे। तो ये सीरियम भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह लेंथेनम का अगर कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, बताओ, लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चे, बताओ। लेंथेनम, ये लेंथेनम है 55, 57 लेंथ, 480 सर, 5d1 662 देखो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो, हाँ नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो जेनॉन होता, फिर उसके बाद 6s2, 56, और फिर उसके बाद 4f1 होता, ऐसा होता बच्चे, ऐसा होता। बट ये गलत है। यहाँ पर भी क्या होता बच्चे, 4f का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 5d में चला जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेंथेनम में भी क्या होता है, 4f का एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है। सीरियम में भी 4f का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 5d में चला जाता है। गैडोलिनियम में भी क्या, 4f का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 5d में चला जाता है। तो ये 3 एलिमेंट ध्यान रखिएगा जिसमें क्या होता है, 4f का इलेक्ट्रॉन निकलकर 5d में चला जाता है।
कोई प्लाडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताएगा? 48 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 48 ना, 48 49 हाँ 48 या 46। प्लाडियम आई थिंक सो, इसका एटॉमिक नंबर 46 है। कोई कॉन्फ़िगरेशन इसका बताएगा क्या होगा? सर क्रिप्टॉन कोड होगा, देन 5s2। हाँ 5s2, फिर उसके 5s के बाद क्या आता है? 4d आता है। 4d कितना होगा? 10। 4d 10 हो जाएगा। 46 है ये, तो 6 8 सर देखो 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना ये गलत है, क्या बताओ, ये एक महा एक्सेप्शन है। 5d का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4d चला जाता है। कल ही बता रहा था, यस सर। हाँ कल ही बता रहा था। सबसे एक्सेप्शनल ग्रुप कौन है? सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल ग्रुप कौन सा है आपका? यही ग्रुप नंबर 7, दैट इज Ni, Pd और Pt। इसमें हर एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, मतलब एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें से सीरीज ऐसे एलिमेंट है जिनका जिनका कॉन्फ़िगरेशन, जिसका D1 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब D में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इसको याद करने के लिए सी गॉड लाफ, टीरियम, हीलियम और लूटेशियम, इन तीनों एलिमेंट का D1 कॉन्फ़िगरेशन है। रेस्ट रिमेनिंग एलिमेंट का रिमेनिंग एलिमेंट का D0 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब D में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो लैंथेनाइड सीरीज हो या एक्टिनाइड सीरीज हो, इसका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट वन इज +3 होता है, +3। तो अगर इसका +3 होगा, तो अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें यहाँ पर, तो क्या होगा? देखो 4f1 हो जाएगा। इसका 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 4f2 हो जाएगा। इसी तरह से देखोगे इसमें f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, 1 to 4 ऐसे बताया जाएगा टिल 14 तक। अगर आप लैंथेनाइड सीरीज को जनरली हम Ln से रिप्रेजेंट करते, Ln मतलब लैंथेनाइड सीरीज। नीचे में कुछ पॉइंट लिखा गया, उसको पढ़ देते हैं। वो क्या है देखो, इन ग्राउंड स्टेट मिसिंग कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है उसमें 4f2 कोई भी एलिमेंट में 4f2 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया है, या 4f8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया है। रिपीटिंग कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 4f7 दो में रिपीट हुआ है, 4f14 भी दो में रिपीट हुआ है, 4f14 देख सकते हो, इसमें और इसमें रिपीट हुआ है। इसी तरह 4f7 भी रिपीट हुआ है, किसी में 4f2 नहीं आया है, 4f8 नहीं आया है। +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और 4f1 to 4f14। अगर +3 कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप देख रहे हो कि f में इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक एक सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है, तो यही लिखा गया है यहाँ पर। फिर और देखो क्या लिखा गया है, PM प्रोमोथियम इज ओनली सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट एंड अदर्स आर नॉन रेडियोएक्टिव। ये जो लैंथेनाइड सीरीज में PM कौन सा एटॉमिक नंबर उसका? PM का क्या है देखो, PM का एटॉमिक नंबर आपका 61 है, 61। तो यही एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कुछ, F ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, F मीन्स फालतू। D ब्लॉक में जो आपका दोनों कंपाउंड है वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
+3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक्सेप्ट सीरियम टर्बियम which can show +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देख रहे हो यहाँ पर लिखा गया है +4, और कुछ एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि अगर कोई एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +3 करना चाहेगा। अगर कोई एलिमेंट आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा, +3 में जाने का टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इसका कलर है। कलर तो हम जानते हैं, जैसे F0 और F14 आर कलरलेस, जैसे D0 एंड D10 आर कलरलेस। इसी तरह जैसे DX और D10-X का सेम कलर होता है, इसी तरह DFX और F14-X का भी सेम कलर होगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, मैं पहले ही पीरियोडिक टेबल्स में पढ़ा दिया था, इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम। ये जो लेंथेनाइड सीरीज में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज जो होता है, एटॉमिक साइज जो होता है, धीरे धीरे घटता जाता है, और दे हैव नियरली सेम साइज, सो देयर सेपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। लेंथेनाइड सीरीज में देखोगे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। साइज, हाँ, ऑल्दो साइज विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम, बट साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखोगे, इसलिए उनका डिफिकल्ट क्या होता है, सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये भी बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अगर हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स बढ़ता है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब हम लोग बोलते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है। इसी तरह यहाँ पर देखो, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होता है डिक्रीजेज फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम, सीरियम टू ल्यूटेशियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। फिर ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ ड्यू टू स्मॉल साइज सिमिलरिटी इन द लैंथेनाइड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। देखिए जैसे लैंथेनम, अगर कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे तो कार्बाइड बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड, एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन के साथ हाइलाइट्स, सल्फर के साथ सल्फाइड्स, ये सब कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जो लैंथेनाइड होते हैं, लैंथेनाइड सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि लैंथेनम के बाद आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स आर सिमिलर टू लैंथेनम, लैंथेनम से मिलता जुलता है। फिर और देखो एक्टिनाइड्स में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन तो +3 है, +3 के साथ साथ +4, +5, +6 ये सब भी मिलेगा। साइज ध्यान रखिएगा, लैंथेनाइड सीरीज का साइज बड़ा होता है एक्टिनाइड सीरीज से, एज बोथ 4F and 5 आर इन्वॉल्व इन एक्टिनाइड्स। इसलिए अगर 4F और 5F दोनों एक्टिनाइड में इन्वॉल्व होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि 4F और 5F का पुअर शिल्डिंग होता है, 4F और 5F का बच्चे पुअर शिल्डिंग होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए लैंथेनाइड का साइज एक्टिनाइड से ज्यादा है। फिर और क्या लिखा गया कि एक्टिनाइड्स है मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में एक्टिनाइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है। लैंथेनाइड में आपको याद है कि PM इज ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसी तरह ऑल एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव, इसलिए एक्टिनाइड सीरीज का इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, लैंथेनाइड सीरीज का थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनमें ऑल 13 एलिमेंट आर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्सेप्ट PM इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बट एक्टिनाइड सीरीज तो रेडियो एक्टिव नेचर्स का होता है, तो उसके बारे में नॉलेज ज्यादा नहीं है। फिर इसी तरह देख लीजिएगा ट्रांसुरेनिक एलिमेंट क्या बोलते हैं, बेसिक कैरेक्टर्स लैंथेनाइड का ज्यादा होता है एक्टिनाइड से, तो एक बार देख लीजिएगा। एक बार लेंथ F ब्लॉक के लिए
एफ ब्लॉक के लिए जितना मैं बताया इतना चीज ध्यान रख के एक बार एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िएगा आप। तो जो ये सीरीज खत्म हो गया, सर अब हम टोटल लोग कौन सा इनऑर्गेनिक सीरीज के लिए आगे एनसीईआरटी बुक बढ़ाते पढ़ना हैं? जरूरत है? टोटल सर इनऑर्गेनिक के लिए टोटल इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरत है? पढ़ लोगी तो बहुत अच्छा होगा बच्चे। ऐसे अदरवाइज जितना नोट्स दिया गया है ना, नोट्स को भी पढ़ के जाइएगा तो अच्छे मार्क्स लगभग सब क्वेश्चन बन जाएंगे। नोट्स में बहुत ज्यादा कंटेंट दिया गया है, नोट्स पढ़िए। ज्यादा टाइम नहीं है तो नोट्स पढ़िए, नोट्स को 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए और क्वेश्चंस बनाइए, मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाइए, ये काम कीजिए। नोट्स को ज्यादा नंबर, बुक को नहीं पढ़ना है तो नोट्स को नंबर, रिविजन का नंबर बढ़ा दीजिए। ओके सर। ओके, अब हम लोग कौन सा ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री पर मूव कर जाते हैं। इसमें कुछ देर 4 मिनट रेस्ट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 11-10 से हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको, सरफेस केमिस्ट्री शुरू करेंगे। रेस्ट ले लीजिए। सर एक्टिनाइट पड़ेगा सर डिटेल्स में। कुछ कोई बोल रहे हैं? सर एक्टिनाइट पढ़ना पड़ेगा सर और डिटेल्स में। क्या क्या? सर एक्टिनाइट सर वो डिटेल्स में है मेरे बुक में, पढ़ना पड़ेगा सर। क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है। सर मेरे बुक में सर एक्टिनाइट सर डिटेल्स में है, पढ़ना पड़ेगा क्या सर वो? एक्टिनाइट्स क्या है बच्चे? हेलो, क्या बोल रहे हैं? सर एक्टिनाइट सर पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ, बुक से एक बार लेंथानाइट्स और एक्टिनाइट्स पढ़ लीजिएगा बुक से। लेंथानाइट ओके का सर। लगभग सब पॉइंट बता दिए, एक्टिनाइट्स में कुछ पॉइंट है नहीं एनसीईआरटी में। तो एक बार मैं ये बोलूंगा कि एफ ब्लॉक को जरूर एनसीईआरटी से रीडिंग कर लीजिएगा। डी ब्लॉक को रीडिंग करो या नहीं करो, एफ ब्लॉक को रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक? ओके सर। ओके, चलो कुछ देर के लिए रेस्ट ले लो, 2 मिनट के बाद फिर हम लोग एफ सरफेस केमिस्ट्री शुरू करते हैं।
हाँ तो चलो अब सरफेस केमिस्ट्री हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है एडजॉर्प्शंस, दूसरा पार्ट इस एडजॉर्प्शन शुरू करते हैं। एडजॉर्प्शंस क्या होता है, आपने जरूर इन दोनों का नाम सुना होगा, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शंस। एडी एडजॉर्प्शंस और एब्जॉर्प्शंस। बल्क फिनोमिना जैसे अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो ये एडजॉर्प्शंस क्या होता है। एडजॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच पहले एडजॉर्प्शंस के बारे में समझो आप। एडजॉर्प्शंस क्या होता है, तो एडजॉर्प्शंस में बोला गया है इट इज द प्रोसेस in which concentration of one substance is higher at the surface as compared to bulk। पहले एडजॉर्प्शन का मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। देखो ये है चौक, ये चौक है, व्हाइट कलर का चौक होता है। अगर मैं चौक के ऊपर इंक डालूंगा, चौक के ऊपर इंक डालूंगा, और ये है एक स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज है इस तरह का। अगर इसके ऊपर इंक डालू तो क्या होगा, दोनों में क्या फर्क आपको नजर आएगा। अगर आप चौक के ऊपर चौक के अंदर क्या, तो चौक के सरफेस में सर वो कलर अगर एब्जॉर्ब होगा। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आप चौक के ऊपर इंक डालोगे तो क्या होगा ना, ये जो चौक के ऊपर वाला सरफेस पर ही इंक ओनली रहेगा। अगर मैं ये चौक को तोड़कर देखूं तो अंदर में ये इंक तो नहीं व्हाइट होगा। जाएगा। मतलब अंदर में, चौक के अंदर में इंक विल रिमेन absent। जो भी इंक होगा क्या होगा, इसके सरफेस पर प्रेजेंट रहेगा। बट अगर इंक को इस स्पॉन्ज के अंदर देखोगे तो ये स्पॉन्ज के पूरे अंदर तक देखोगे इंक प्रेजेंट रहेगा। हुआ ना, तो ये क्या देख रहे हो, इंक स्पॉन्ज में, पूरे स्पॉन्ज में फैल गया है, ये पूरे बल्क में फैल गया है। ये पूरे स्पॉन्ज के अंदर फैलना का मतलब पूरे बल्क में फैल गया है। बट इस केस में क्या देख रहे हो, इंक इज प्रेजेंट एट सरफेस। तो क्या ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया, जो एग्जाम्पल दिया स्पॉन्ज का एग्जाम्पल्स और ये जो इंक का एग्जाम्पल्स। यस सर। हाँ तो ये ध्यान रखना बच्चे, जो चौक वाला एग्जाम्पल दिया ना, चौक वाला एग्जाम्पल्स जहां पर इंक ओनली सरफेस पर प्रेजेंट था, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शंस। और ये जो स्पॉन्ज में देख रहे हो ना, स्पॉन्ज, यहाँ पर स्पॉन्ज में क्या देखोगे, पूरे पूरे अंदर तक पूरा इंक फैल जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शंस। ए बी एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर ए डी एब्जॉर्प्शंस। मतलब एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ये जो एब्जॉर्प्शंस होते हैं, एब्जॉर्प्शन जो होते हैं सरफेस फिनोमिनन होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली सरफेस पर मॉलिक्यूल्स इंक आकर एब्जॉर्ब हो रहा है, जमा हो रहा है।
बट यहाँ पर क्या पूरे पूरे स्पॉन्ज के अंदर मॉलिक्यूल्स जा रहा है। तो ये बात, यही चीज लिखा गया, देखो बच्चे यहाँ पर पढ़ो, समझो इसको। द प्रोसेस इन विच concentration of ink is higher at the surface of chalk as compared to bulk। समझ रहे हो, इसी प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्प्शन में क्या होगा, सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस विल बी हायर एज कंपेयर टू बल्क, या आप बोल सकते हो when there is greater accumulation of one substance over surface as compared to bulk, that is called adsorption। क्या एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन समझ में आ रहा है, बताओ। अच्छा, एब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन को समझो। एब्जॉर्प्शन में क्या देख रहा है कि ये जैसे हम स्पॉन्ज के ऊपर इंक डाले तो पूरे पूरे बल्क में फैल गया। तो यही बोला गया है कि जब एक सब्सटेंस, जब इंक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द बल्क ऑफ दैट स्पॉन्ज, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये यहाँ पर देखिए, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये तो एग्जांपल तो समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, मॉइस्चर, जब आपका मॉइस्चर गेट्स एब्जॉर्ब ऑन सिलिका जेल्स, सिलिका जेल्स, आपको अगर याद हो, जब आप कभी नए शूज वगैरह खरीदते होगे तो उसके अंदर देखते होगे एक व्हाइट कलर का एक छोटा सा बैग रहता है, उसके अंदर अगर उसको टच करोगे तो क्या दाना दाना जैसा रहता है, दैट इज बेसिकली सिलिका जेल्स। वो क्यों दिए रहते हैं, ताकि मान लो कि जो भी, अगर आपका उस सराउंडिंग में, उस इन्वायरमेंट में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आए तो क्या करेगा, वो सिलिका जेल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर ले और शू आपका शाइनिंग करता रहे, इसलिए वो दिया रहता है। तो दैट इज द एडजॉर्प्शन, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। मॉइस्चर गेट एब्जॉर्ब ऑन दैट सिलिका जेल्स, मतलब सिलिका जेल के सरफेस पर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल है, मॉइस्चर गेट एब्जॉर्ब, यहाँ पर एब्जॉर्ब देखो बोल रहा है, एब्जॉर्ब इन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। आपको पता है कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये भी पानी खींचने का काम करता है। बट ये कौन सा प्रोसेस से पानी खींचता है, दैट इज बाय एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। मतलब पूरे कैल्शियम क्लोराइड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स पूरा बल्क में फैला होगा। ये बात ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है, बट एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिनन है। आगे बढ़ते हैं, एक टर्म होता है बच्चे जहां उसको हम लोग बोलते हैं जॉब्सन्स। जॉब्सन्स, जॉब्सन्स मतलब क्या होता है, जहां पर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली होता है, उसको जॉब्सन बोलते हैं। इसी तरह एक टर्म होता है बच्चे डिजॉर्प्शंस। डिजॉर्प्शंस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब पार्टिकल्स, मतलब जो इंक चौक के सरफेस पर, पहले एक टर्म समझो बच्चे, जैसे ये चौक है और चौक के सरफेस पर इंक आया है, इंक आया है, इंक एडजॉर्ब हो गया, जमा हो गया है, तो ये चौक को हम बोलेंगे, एक टर्म बोलते हैं बच्चे जिसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, एडजॉर्बेंट। मतलब ये चौक मेरे लिए एडजॉर्बेंट है, टेक्निकल भाषा है। और ये जो इंक पार्टिकल्स है इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट मतलब ये जो इंक है मेरे लिए एडजॉर्बेट है, जो कि एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब होगा, और मेरे लिए ये जो चौक है दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो ये जो टेक्निकल भाषा दो लिखा गया है, इसको समझ में आया, यहाँ पर इसका डेफिनेशन पढ़िए आप। यहाँ पर पढ़िए डेफिनेशन, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, और समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये सब टर्म से आप फैमिलियर हैं, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। चलो, जैसे देखो ये सिलिका जेल्स, और इसके ऊपर क्या पानी एडजॉर्ब हो गया था, तो सिलिका जेल, ये जो वाटर वेपर है मेरे लिए एडजॉर्बेट है, और सिलिका जेल मेरे लिए क्या है, एडजॉर्बेंट है। तो दो टेक्निकल टर्म, एक एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट। आगे बढ़ते हैं, अब ये एडजॉर्प्शन होता क्या है, इसको, इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझते हैं, इसका थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में मैकेनिज्म समझते हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पर थोड़ा पढ़ना कि जब भी, अब हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शंस, और मेनली हम लोग देख रहे हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। मतलब बच्चे यहाँ पर गैस जो होगा, गैस इज एडजॉर्बेट फॉर मी एंड सॉलिड इज एडजॉर्बेंट।
अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बल्क इज अट्रैक्टेड बाय द अदर मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर देखो बच्चे, ये यहाँ पर देखो, ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ये मान लो कि सरफेस पर सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, ये एक सॉलिड मॉलिक्यूल्स अंदर है, अंदर जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है उस पर क्या है, दूसरे अदर मॉलिक्यूल्स क्या है, इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। जो अंदर में सॉलिड मॉलिक्यूल्स है उस पर क्या कर रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लगा रहे हैं। मतलब इस मॉलिक्यूल्स पर एफ नेट 0 है। समझ रहे हो, ये जो लिखा गया है कि इस मॉलिक्यूल्स पर, जो अंदर में मॉलिक्यूल्स है, जो बल्क में मॉलिक्यूल्स है, उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है कि हर एक मॉलिक्यूल्स उस मॉलिक्यूल्स को, रेफरेंस मॉलिक्यूल्स को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है, बताओ? हाँ सर। इसलिए एफ नेट 0 मतलब बल्क मॉलिक्यूल्स पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। बट थोड़ा सा बल्क पर देखते क्या लिखा गया है, इसको पढ़िए। द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स है, ए डाउनवर्ड पुल ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बाय द अदर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर बोला गया बच्चे, ये जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या कर रहा है, इस पर अनइक्वल फोर्स लग रहा है, इस पर डाउनवर्ड पुल लग रहा है। जो नीचे वाला अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स को अंदर खींच रहे हैं, अंदर की तरफ खींच रहे हैं। अगर इस मॉलिक्यूल्स पर एफ नेट 0 नहीं है तो ये क्या करेगा, इसके सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स घूमेगा उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। क्या समझ में आ रहा है, बताओ? ये सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर डाउनवर्ड पुल्स, इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए उसके सराउंडिंग में जो भी मॉलिक्यूल दिखाई देगा उसको खींचकर क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसलिए क्या होगा, अगर बाहर वाला मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पर आकर एड्जॉर्ब हो जाएगा, चिपक जाएगा, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। तो क्या ये समझ में आ रहा है, बताओ? ये जो लिखा गया है नीचे, ये इसको पढ़िए एक बार और एक बार समझने की कोशिश कीजिए। द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस, a downward pulse due to attraction force by other molecules, and this exists a residual unbalanced force on the surface। और फिर क्या लिखा गया देखिए, to balance these residual forces, residual unbalanced force, they attract the gas molecules, जो सराउंडिंग में गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, which are moving near the surface and hence adsorption occurs। तो एड्जॉर्प्शन का क्या लॉजिक है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा समझे, थर्मोडायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे हैं तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो क्या लिखा गया है, सिंस ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन रेसिडुअल फोर्स आर गेटिंग बैलेंस्ड ड्यू टू विच एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज। एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होगा, इसके कारण क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ, जब भी एड्जॉर्प्शन होता है बच्चे, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। और निकलने के कारण ये ध्यान रखिएगा, एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन, जब मॉलिक्यूल्स आकर चिपकेगा ना तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, इसलिए इसका डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन क्या होता है, निगेटिव होता है। अब दूसरा चीज बच्चे, ये तो डेल्टा एच के एनर्जी, मतलब अगर पूछेगा कि एड्जॉर्प्शन इंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी निकलता है वहां से। दूसरा चीज, अगर आपसे इंट्रोपी के टर्म्स में पूछा जाएगा, एंट्रोपी इज नथिंग बट द रैंडमनेस बच्चे। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, जितना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूमेगा, रैंडमनेस उतना ही ज्यादा होगा। बट एड्जॉर्प्शन में क्या देख रहे हो आप, एड्जॉर्प्शन में देख रहे हो कि ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है इस एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर आकर एड्जॉर्ब हो जा रहा है, मतलब इस गैस मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कम रहा है। अगर गैस मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कम रहा है तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा एस एड्जॉर्प्शन निगेटिव है। तो डेल्टा एच भी निगेटिव, डेल्टा एस भी निगेटिव। अब यहाँ पर थोड़ा गिब्स एनर्जी के टर्म्स में बात कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए।
तो अगर मैं इसके टर्म्स में समझू, हम जानते हैं डेल्टा, थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स में समझू तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, डेल्टा एच भी निगेटिव है, डेल्टा जी भी निगेटिव है, डेल्टा एस भी निगेटिव है। मतलब ये प्रोसेस अपने आप होगा, ये प्रोसेस अपने आप होगा। एक चीज और यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि फॉर डेल्टा जी एब्जॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होना चाहिए बच्चे, तभी डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा। इसलिए बोला जाता है अगर डेल्टा एच का वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा होगा, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू जितना ज्यादा होगा डेल्टा जी उतना ही निगेटिव होगा। इसलिए ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थर्मोडायनामिकल भाषा में बोला जाता है इट इज इंथाल्पी ड्रिवन प्रोसेस। इट इज इंथाल्पी ड्रिवन प्रोसेस, डेल्टा एच पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंथाल्पी ड्रिवन प्रोसेस बोलते हैं। इनिशियली क्या बोला गया, डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होता है। ओके, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस प्रोग्रेस होता है द टी डेल्टा एस ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, और फिर क्या बोला है कि जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाता है तो आपका डेल्टा जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जी डेल्टा जी जीरो होने का मतलब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा वहां पर। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन समझो बच्चे। अब एड्जॉर्प्शन अभी तक क्या पढ़ ले गया, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया, एड्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है पढ़ लिया, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म, कैसे एड्जॉर्प्शन होता है उसका मैकेनिज्म देख लिया, फिर उसके बाद थर्मोडायनामिक्स का टर्म जो इन्वॉल्व होता है उसको देख लिया। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये भी डिफरेंस पूछा करते हैं। दो तरह का एड्जॉर्प्शन होता है, एक को बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन और एक को बोलते हैं केमोजॉर्प्शन। तो क्या लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड एंड गैस there is two types of adsorptions. One is physical adsorption, second one is chemical adsorption. ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिए। पहले लीजिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वेंडरवाल फोर्स, मतलब एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच वेंडरवाल फोर्स काम करता है। बट यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर पूछेंगे तो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर वेंडरवाल फोर्स, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड, इसलिए इसमें डेल्टा एड्जॉर्प्शन का वैल्यू लो होगा और इसमें डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन का वैल्यू हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा। यहाँ पर 80 to 40 किलो जूल एनर्जी निकलता है, यहाँ पर 8 to 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलता है। ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होते हैं ये मल्टी लेयर इन नेचर्स होते हैं, मल्टी लेयर, और ये यूनी लेयर या मोनो लेयर। क्योंकि क्या देखो, वेंडरवाल फोर्स क्या होता है, वेंडरवाल फोर्स किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच वेंडरवाल फोर्स इजीली काम कर जाता है। बट केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स आएगा और किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होते हैं, मोनोलेयर होते हैं, यूनिलेयर होते हैं। एक बार एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच बॉन्ड बन गया, फिर उसके बाद काम नहीं, आगे रुक गया। बट यहाँ पर मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो सकता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, क्योंकि वेंडरवाल फोर्स किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच इजीली आसानी से काम कर जाते हैं। ये रिवर्सिबल नेचर्स के होते हैं, मतलब जैसे एब्जॉर्प्शन होगा, मॉलिक्यूल्स का मन करेगा तो यहाँ से निकलकर बाहर भी चला जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बाद ओनली वीक वेंडरवाल फोर्सेस काम करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, एक बार बॉन्ड बन गया तो वहां से मॉलिक्यूल्स का, गैसेस मॉलिक्यूल्स का निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चे। तो इतना समझ में आ रहा है डिफरेंस, बताओ पहले। यस सर। हाँ सर। आगे देखो आप, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये चौथा, ये टेम्परेचर वाला पूछा गया है।
टेम्परेचर वाला पूछा गया तो ध्यान रखिए, कर्व बनाकर पूछे एग्जाम में, जेई में जैसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच कर्व। तो जैसे जैसे मान लो कि हम टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाना शुरू करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स, ये जो आपका एड्जॉर्बेट है वो काइनेटिक एनर्जी उसको मिलेगा, और काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से भागना शुरू कर देगा। इसलिए क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल डिक्रीज। बट यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेंड करेगा तभी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इनिशियली जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा था वो फास्टर बनेगा टेम्परेचर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर पर ही केमिकल बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो शुरू में इनिशियली जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई साहब क्या हुआ, यहाँ पर एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पूरा इसका सरफेस, एड्जॉर्बेंट का पूरा सरफेस भर गया। अब क्या होगा, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो जो आपका एड्जॉर्बेट है, एड्जॉर्बेट काइनेटिक एनर्जी गेन करना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर से भी क्या होगा, फोर्सफुली मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स निकलकर बाहर जाना शुरू कर देगा। इसलिए आफ्टर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, डिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो इस केस में कर्व ऐसा आता है, और इस केस में क्या होगा, कर्व ऐसा आता है। तो ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर्स, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन मतलब वेंडरवाल फोर्स। वेंडरवाल फोर्स किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच आसानी से काम करेगा। दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल्स लाओ, वेंडरवाल फोर्स काम करेगा। बट केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए एक पर्टिकुलर गैस और पर्टिकुलर सॉलिड का होना जरूरी है। इसलिए बोला जाता है कि केमिकल एब्जॉर्प्शंस आर specific in natures but physical adsorptions are non-specific in natures। फिर उसके बाद सिमिलरिटी देखो, कुछ सिमिलरिटी दोनों में है कि एक क्या होता है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, जो गैस इजिली लिक्विफाइड होते हैं, जो गैस इजिली लिक्विफाइड होते हैं, आपको पता है कि हर एक गैस का लिक्विफाइड होने के लिए एक टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर बोले तो 31 होता है, 31 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह हर एक गैसेस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो अगर जो गैस इजिली लिक्विफाइड होगा, इजिली लिक्विफाइड होना मतलब क्या, गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जो गैस इजिली लिक्विफाइड होगा उसका एड्जॉर्प्शन बहुत आसानी से होता है। ये तो इसलिए बोला कि इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। यहाँ पर भी क्या बोला, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी इस तरह का भी क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि ए और बी और सी तीन गैस है और तीनों का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है बच्चे, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उस गैस का रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई करना उतना ही आसान होता है। गैसेस स्टेट में ये बताया गया होगा, जिस गैस का ध्यान रखना, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होता है रूम टेम्परेचर पर उस गैस को लिक्विफाई करना उतना ही आसान होता है। इसलिए अगर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलेगा तो CVA हो जाएगा। दूसरा सिमिलरिटी क्या है, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन विल बी हायर। उसके बाद फिजिकल आइसोथर्म, बच्चे इसको देखो एक बार पढ़ो पहले।
इसके ऊपर पढ़िए। ये सर हो गया। हो गया, देखो देखो। अब ये पहले एक टर्म यहाँ पर देखो, आइसोथर्म, मतलब बच्चे अभी हम क्या करेंगे ना, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिए, अभी ना हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता है घटता है, ये चीज देखना है बच्चे। तो ये क्या होता है ना, देखो पहले सबसे पहले समझो कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्स वाई एम क्या होता है। तो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब बाई ए यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्प्शन। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि m ग्राम सब्सटेंस के ऊपर x ग्राम गैस एड्जॉर्ब हुआ, तो x y m इज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। फिर क्या बोला गया, इन दिस आइसोथर्म, आइसोथर्म अगर आपको मतलब हो, आइसोथर्म का मतलब होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोबार मतलब कांस्टेंट प्रेशर, तो नाम ही है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब हम कोई कांस्टेंट प्रेशर पर कोई चीज, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई चीज काम करने वाले हैं अभी। तो क्या यहाँ पर देखो बोला गया है कि इन दीज आइसोथर्म वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन is plotted with pressures at constant temperature। टेम्परेचर का वेरिएशन अभी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये पहले सबसे पहला आइसोथर्म है फ्रेंडलीज आइसोथर्म। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, जो इक्वेशंस आता है ना इससे क्वेश्चन पूछते हैं। फ्रेंडलीज आइसोथर्म, तो फ्रेंडली आइसोथर्म सबसे पहले ये क्या बना कि he assumes adsorption to be multi-layer, he assumes adsorption to be physical adsorptions, as physical adsorptions are multi-layer in nature but chemical adsorptions are mono-layer in nature। अब क्या होता है, सबसे पहले ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा बच्चे कि extent of adsorption is directly proportional to pressure to the power 1 upon n। और अगर हम इस प्रोपोर्शनिटी को हटाएंगे बच्चे तो एक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसमें टर्म क्या है इसको देख लीजिए, एक्स सीधा, ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा बच्चे, ये इक्वेशन याद रखना है। एक्स इज द मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब, एम इज द मास ऑफ सॉलिड, के एन एन आर कांस्टेंट, के एन एन आर कांस्टेंट एंड विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस चेंज, के और एन चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे, इसको एक बार देखिए, देखो देखो थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये क्या है बच्चे, एक्स वाई एम वर्सेस प्रेशर ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो देखो इस ग्राफ को 3 भाग में हम बांटे हैं। एक पहला भाग है, दिस वन इज लो प्रेशर जोन, ये पहला वाला लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन में बच्चे ध्यान रखना, ये जो एन का वैल्यू होता है ना 1 को अप्रोच करता है। अगर एन का वैल्यू 1 को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, एक्स वाई एम इज इक्वल टू के पी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से देख रहे हो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे जैसे हम ये वाला मॉडरेट प्रेशर जोन में जाते हैं, मॉडरेट प्रेशर जोन में ध्यान रखना बच्चे
कि 1/n का वैल्यू 0 से 1 लाई करता है। तो इस जोन में क्या होगा, x/m इज इक्वल टू k इंटू p टू द पावर 1/n आएगा। मतलब क्या, एक कर्व का इक्वेशन है, एक कर्व का इक्वेशन है, इसलिए बीच में देखोगे कर्वेचर आएगा। बट जैसे आप हाई प्रेशर जोन में जाओगे बच्चे, हाई प्रेशर जोन में क्या होता है कि n टेंस टू इंफिनिटी हो जाता है। अगर n टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा बच्चे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, x/m इज इक्वल टू k आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये जो p टू द पावर 0 मीन्स 1, मतलब हम बोल सकते हैं x/m इज इक्वल टू k ओनली। मतलब क्या, अगर अगर y अगर अगर कांस्टेंट, तो इसलिए कांस्टेंट एक लाइन आएगा, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस एक लाइन आएगा। तो 3 जोन है यहाँ पर, एक क्या है, पहला जोन है लो प्रेशर जोन, ये मॉडरेट प्रेशर जोन जिसमें कर्व आया था यहाँ पर देखो, और एक हाई प्रेशर जोन है जिसमें आपका यहाँ पर पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस आया था। यहाँ पर क्या बोला गया, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर आप कितना भी वेरिएशन कीजिए, एड्जॉर्प्शन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, थर्ड वाला में। और ये कुछ ऐसा यहाँ पर देखिए, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0। चलो, तो ये फ्रेंडलीज आइसोथर्म है। हाई प्रेशर जोन में एक बार देख लीजिए, मैं बता दिया। अब ये देखिए बच्चे, ये भी ध्यान रखना, ये इक्वेशन भी पूछा करते हैं। अगर इसी ये जो फ्रेंडली आइसोथर्म का इक्वेशन है, इसमें अगर दोनों साइड लॉग ले लो बच्चे, तो लॉग x/m, और ये क्या होगा, लॉग m इंटू n, तो क्या लॉग k हो जाएगा, और ये 1/m मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और लॉग p। तो अगर इसका मैं अगर इस इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाओ तो कुछ ऐसा आएगा। देखो बच्चे, कुछ ऐसा आएगा ग्राफ, यहाँ पर देखो, इक्वेशन का कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, देख रहे हो, ये इंटरसेप्ट है लॉग के, ये लॉग के इज द इंटरसेप्ट, और ये क्या है, इस लाइन का स्लोप 1/n है, और ये लॉग के है, ये लॉग x/m एक्सिस, ये लॉग p एक्सिस। तो ये ग्राफ भी ध्यान रखिएगा। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये एक्सपेक्टेड ग्राफ है, और ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये इस तरह और फिर इस तरह। ये सैचुरेशन, यहाँ से क्या होता है, इस पॉइंट से सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है, और इस लाइन के लिए, ये जो लाइन आपको देख रहे हैं, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम जाते हैं यहाँ पर, tan थीटा क्या हो जाएगा, 0, tan थीटा 0 मतलब 0। इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये चीज तभी पॉसिबल है जब n का वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, n का वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। वहां पर भी देखे थे कि अगर जब n का वैल्यू इंफिनिटी हो गया था तो उसमें क्या देखते कि सैचुरेशन आ गया, एड्जॉर्प्शन प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिकम इंडिपेंडेंट। यहाँ भी देखो बोला कि यहाँ पर सैचुरेशन स्टार्ट हो गया है, और इस लाइन के लिए स्लोप जो देख रहे हो 0 आ रहा है, मतलब n का वैल्यू इनडायरेक्टली इंफिनिटी को टेंड्स कर रहा है। देखो इस तरह का भी सब, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का कर्व बना देंगे कि x/m वर्सेस प्रेशर एक्सिस का कर्व बना दिए। अब बना दिए और पूछे कि टेम्परेचर का रिलेशंस बताओ, T1 T2 और T3 में रिलेशंस बताओ। तो ये T1 टेम्परेचर पर प्लॉट किया गया है, ये एक आइसोथर्म है, ये दूसरा आइसोथर्म है, ये तीसरा आइसोथर्म है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट प्रेशर एक्सिस लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर एक्सिस। इस कांस्टेंट प्रेशर एक्सिस में देख रहे हैं बच्चे कि T1 टेम्परेचर पर
एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा है। अगर अगर आपको याद हो कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करो बच्चे, टेम्परेचर बढ़ने से एक्सटेंट ऑफ क्या होता है, कम होता है ज्यादा होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है या इंक्रीज होता है इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन? डिक्रीज होगा, बिल्कुल डिक्रीज होगा। तो ये इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, अगर इस केस में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई है बच्चे, हाई होने का मतलब जरूर ये बता रहा है ये टेम्परेचर T1 लोअर होगा। इस केस में देखो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, बीच में है, तो ये टेम्परेचर बीच वाला मॉडरेट होगा। और इस केस में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अगर लो है तो टेम्परेचर T3 हायर होगा। तो क्या ये रिलेशन समझ में आ रहा है, T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1? चलो आगे देखो, आगे ये जो फिजिकल, ये जो फ्रेंडली आइसोथर्म है, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शंस पर, मल्टी लेयर पर एप्लीकेबल होता है, ये केमिकल एड्जॉर्प्शंस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इट वर्क्स ओनली इन सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर्स, नॉट वैलिड एट हायर टेम्परेचर्स। तो ये सब कुछ इसका लिमिटेशंस है। अब एक दूसरा आइसोथर्म होता है, उसको बोलते हैं लैंगोमूर आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, लैंगोमूर आइसोथर्म। तो इसको एक बार पढ़िए थोड़ा। तो लैंगोमूर आइसोथर्म में देखिए बच्चे, ये बोल रहा है कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ऊपर बेस्ड है। ये दूसरा पॉइंट इसको बता रहा है, इट एज्यूम्स एड्जॉर्प्शन टू बी मोनोलेयर, मतलब ये ज्यादातर केमिकल एड्जॉर्प्शन पर वर्क करता है। फिर दूसरा बोला कि तीसरा बोला कि देयर एग्जिस्ट ए इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर एड्जॉर्ब्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस। मतलब ये समझ रहे हो, ये थर्ड पॉइंट क्या है, देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, मतलब ये लैंगोमूर आइसोथर्म, मान लो कि ये एक एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेंट है। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स है, 5 मॉलिक्यूल्स है। तो लैंगोमूर आइसोथर्म में बोल रहा है कि जितना मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होगा उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलकर बाहर जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली ये बोलना चाह बच्चे कि लैंगोमूर आइसोथर्म में ये इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल्स आ रहा है उतना ही मॉलिक्यूल्स जा रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट है। यही बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स दैट आर एडजॉर्ब एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस। दैट मींस इनडायरेक्ट number of gas molecules present on that solid surface is constant। फिर इसका एक इक्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे फ्रेंडली आइसोथर्म का एक इक्वेशन था, इसी तरह इसका भी एक इक्वेशन है। यहाँ पर ये बोल दिया कि ए बी कांस्टेंट है। चलो अब यहाँ पर देखो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो इक्वेशन था, अब इसको भी हम 3 प्रेशर जोन में डिवाइड कर दिए कि लो प्रेशर जोन में 1 प्लस बीपी का वैल्यू 1 होता है, इसलिए एक्स वाई एम इज इक्वल टू ए पी, दैट इज स्टेट लाइन। मॉडरेट प्रेशर जोन में वही सेम इक्वेशंस। हाई प्रेशर जोन में 1 प्लस बीपी का वैल्यू इज इक्वल टू बीपी, दैट मीन्स क्या, एक्स बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो चलो ये देख लिए होंगे आप। ये जैसे बोल रहा है कि लो प्रेशर जोन में, ये जो लो प्रेशर जोन है, हम इक्वेशन जानते हैं, क्या जानते हैं कि x बाई एम इज इक्वल टू, याद करना पड़ेगा, AP अपॉन 1 प्लस BP। ये इक्वेशन ध्यान पढ़ना पड़ेगा कि लो प्रेशर जोन में, ये जो लो प्रेशर जोन आपको दिखाई दे रहा है, इस केस में क्या होता है, 1 प्लस BP का वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स x अपॉन m इज इक्वल टू AP आता है। दैट मीन्स क्या यहाँ पर देख रहे हो, y इज इक्वल टू mx टाइप का इक्वेशन आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx टाइप का इक्वेशन। और ये देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, बीच वाला फॉर्म में ये सेम कर्व रहेगा। और ये इस जोन में देख रहे हो, बोल रहा है कि 1 प्लस BP का वैल्यू BP होगा। अगर BP होगा तो क्या होगा, प्रेशर कैंसल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, x अपॉन m कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। तो ये कौन सा, लैंगमुर आइसोथर्म के थ्रू ये कर्व को ध्यान रखिएगा, इक्वेशन भी ध्यान रखिएगा, और कुछ पॉस्टुलेट्स जो है वो भी दो तीन बताया, उसको भी ध्यान रखिएगा। अब फिर आता है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, इसको हम अगले क्लास में, ये न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल पूछते हैं कभी कभी इससे, तो ये न्यूमेरिकल देखेंगे और अगले क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।